अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने आम्ही सुरुवात केलेली आहे। निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच आम्ही उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज मागवलेले आहेत। मोठा प्रतिसाद या संपूर्ण निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये पुन्हा एकदा काँग्रेसला मिळत आहे आणि इच्छुकांच्या अर्जांच्या माध्यमातून आता आम्ही त्यांची मुलाखती ज्या आहेत या मुलाखतींची सुरुवात ही उद्यापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात होत आहे। मुलाखती झाल्यानंतर जिल्हाचं जे निवड मंडळ आहे त्या जिल्हा निवड मंडळाच्या शिफारशींसह सर्व प्रत्येक जिल्ह्याचा अहवाल हा प्रदेश स्तरावर प्राप्त होईल आणि या संदर्भात 24-25 तारखेला राज्याचं पार्लमेंटरी बोर्ड जे आहे याची बैठक संपन्न होणार आहे आणि सदर बैठकीमध्ये आम्ही तिकिटाची जी प्रक्रिया असते उमेदवारी देण्याची प्रक्रिया ही पूर्ण करणार आहोत आणि त्याच बैठकीमध्ये महाराष्ट्रभरातून ज्या ठिकाणी कुठे आघाडी करायची असेल ज्यांना स्वबळावर लढायचं असेल त्यांना तात्काळ स्वरूपामध्ये मान्यता देण्यात येईल आणि आघाडीच्या संदर्भातले जे प्रस्ताव आहेत त्या प्रस्तावांवर देखील त्या ठिकाणी चर्चा होईल। इंडिया अलायन्स आणि समविचारींच्या समवेत जी येईल त्याची छाननी करत असताना त्याला मंजुरात देण्यात येईल आणि जर काही प्रस्ताव कुठे इतर स्वरूपाचे आले त्या देखील तिथे चर्चा होतील। मात्र राज्याच्या निवड मंडळाच्या माध्यमातून शिक्कामोर्तब झाल्याशिवाय कुठल्याही पद्धतीची आघाडी आणि युती ही अंतिम स्वरूपामध्ये येणार नाही हेही या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो। मात्र इंडिया अलायन्स आणि मित्रपक्षांच्या सोबत आघाडी करण्याच्या अनुषंगानं आज सर्वांना आवश्यक ती चर्चा आणि त्या ठिकाणची सर्व तयारी करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। मुंबईमधला निर्णय कधी होऊ शकतो, काय त्याबद्दल चर्चा? आज 29 पैकी 28 महानगरपालिकांच्या अनुषंगानं काल आणि आज बैठका झाल्या। उद्यापासून किंवा येणाऱ्या लवकरच मुंबईच्या दृष्टिकोनातून देखील त्या ठिकाणी चर्चा ही संपन्न होईल। त्यांची भाजपमध्ये कोंडी झाल्याचं दिसून येत आहे। त्यांना नांदेडच्या पलीकडे कुठे अधिकार हे नसल्याचंही दिसून येत आहे। एवढंच नाही तर नांदेडमध्ये देखील भाजपच्या दोन मुलाखती दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी झाल्याची चित्र हे आपल्यासमोर असताना त्यांनी हे केलेलं वक्तव्य म्हणजे मी पण एक माजी मुख्यमंत्री आणि मी पण नेता आहे असं दर्शवण्याचा त्यांनी केलेला तो प्रयत्न असावा। कोण असणार आहे? ज्या नगरपालिका नगरपंचायतांच्या निवडणुकीमध्ये जी भूमिका काँग्रेस पक्षाची होती अगदी तशीच भूमिका ही महानगरपालिकेच्या वेळेस आमची राहणार आहे। त्यामुळे त्या निवडणुकांच्या संदर्भामध्ये आलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आम्ही इंडिया अलायन्सच्या आघाडीच्या सोबत तर होतो मात्र त्याशिवाय काही ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या सोबत देखील आमची आघाडी झाली होती। तसेच राजू शेट्टी साहेबांच्या शेतकरी संघटनेसोबत देखील आम्ही कुठे आघाडीच्या अनुषंगाने लढलो होतो आणि माधवराव जानकर साहेबांच्याही पक्षाच्या सोबत आम्ही लढलो होतो। त्यामुळे शेतकरी संघटना जानकर साहेबांचा पक्ष वंचित बहुजन आघाडी यांच्यासोबत काही ठिकाणी आमची युती महाराष्ट्रात झाली होती। बिहारच्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढलेला आहे पण काँग्रेस आमच्याबरोबर हवी होती असं संजय राऊत यांनी। काँग्रेस पक्ष हा भारतातला सर्वात जुना पक्ष आहे। अनेक पावसाळे आणि उन्हाळे काँग्रेस पक्षाने बघितलेले आहेत। त्यामुळे या सर्व पार्श्वभूमीवर कुठल्याही एका निवडणुकीच्या अनुषंगानं कुठल्याही प्रतिकेला प्रतिसाद देणं हे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष या नात्यानं मला उचित वाटत नाही। एका जत्रेनं देव म्हातारा होत नसतो ही जी म्हण आहे त्या म्हणीची आठवण या निमित्तानं मात्र मला होत आहे। आम्ही या चर्चेच्या अनुषंगानं स्थानिक पातळीवर सर्व निर्णय हे दिलेले असल्यामुळे आणि राज्य पातळीवर कुठल्याच प्रकारची युती आघाडी आम्ही करणार नाही ही काँग्रेस पक्षाची जुनी जी भूमिका आहे ती तशीच भूमिका आहे
आणि जिल्हा स्तरावर या संदर्भामध्ये चर्चा करण्याच्या अनुषंगाने आम्ही मोकळीक दिलेली आहे. तर एकत्रित राज्य पातळीवर युती आघाडी ही असणार नाही हे सविनय आम्ही मित्रपक्षांना आणि आपल्याला देखील वारंवार वेळोवेळी सांगितलं. नॅशनल हेराल्डच्या प्रकरणामध्ये कुठेतरी कोर्टाने एक महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. सोनिया गांधी आणि गांधी कुटुंबाच्या भोवती अडचणी वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. नॅशनल हेराल्ड हे काय प्रकरण आहे तर नॅशनल हेराल्ड नावाचा जी फर्म आहे ही नॉन प्रॉफिट कंपनी आहे. यामधून कोणताही उत्पन्न कोणताही नफा हा कमवला जात नाही. यातून काही लाभ मिळाला असेल कोणतं उत्पन्न जर मिळालं असेल तर कोणत्याही त्याच्या शेअर होल्डरला त्याचा लाभांश डिव्हिडंडही हा दिला जात नाही. आणि हे नॅशनल हेराल्ड काय आहे तर स्वातंत्र्याच्या पूर्वी स्वातंत्र्याचं आंदोलन सुरू असताना स्वातंत्र्याचा नेमका अजेंडा काय या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे इंग्रजांना या ठिकाणून त्यांच्या देशात वापस पाठवत असताना स्वातंत्र्य मिळवायचं याचा अर्थ काय आहे समाजवादी मूल्य काय आहे समता बंधुता सामाजिक न्याय काय आहे या सर्वांचा डॉक्युमेंटेशन आणि याचा प्रचार प्रसार करण्याकरता नॅशनल हेराल्ड नावाचं एक दैनिक चालवलं गेलं आणि हे दैनिक चालवण्याकरता सदर फॉर्म रजिस्टर करण्यात आली. यामध्ये अनेक स्वातंत्र्य संग्राम सेनानींनी स्वतःचं आर्थिक योगदान दिलं स्वतः पैसे दिले त्यामध्ये दागदागिने दिले आणि स्वातंत्र्य संग्राम सुरू असताना स्वातंत्र्य सैनिकांनी उभी केलेली नॅशनल हेराल्ड नावाची ही नॉन प्रॉफिट कंपनी आहे. ही कंपनी वर्तमानपत्र चालवत होती. ही कंपनी जी आहे हे वर्तमानपत्रासोबत इतर प्रकाशनाचं कार्य करत होती. हे असणारं त्या कंपनीचं स्वरूप आणि नॅशनल हेराल्डचं हे कार्य करत असताना दिल्लीमध्ये एक स्वतःची इमारत होती स्वतःचा छापखाना होता आणि त्या ठिकाणी कर्मचारी म्हणून आणि पत्रकारही होते. मात्र जेव्हापासून इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि इतर माध्यमं आले तेव्हापासून जे प्रिंट मीडियावर आलेलं जे संकट होतं त्या अनुषंगानं कुठेतरी नॅशनल हेराल्ड हे दैनिक जे आहे ते अडचणीत आलं आणि ते दैनिक अडचणीत आल्यानंतर पत्रकारांचे कर्मचाऱ्यांचे देयक जे आहेत पगार जे आहेत याची प्रतिभूती करण्याच्या अनुषंगानं त्या ठिकाणी काही व्यवहार झाले आणि ते व्यवहार होत असताना कुठेही खरेदी नाही कुठेही विक्री नाही असं असताना ही खोटी बनवलेली केस जी आहे ही खोटी असल्याचं सरतेशेवटी सिद्ध झालं. नॅशनल हेराल्डची जी प्रॉपर्टी आहे त्यामध्ये मुंबईला पण नॅशनल हेराल्डचं पेपर या ठिकाणी देखील निघत होता. इथे देखील नॅशनल हेराल्डची एक प्रॉपर्टी आहे आणि आज त्या प्रॉपर्टीचा बाजार मूल्य हे खूप जास्ती आहे. ते काही कोणाला विकलं कोणाच्या घशात घातलं कोणाच्या बिल्डरला दिलं असा कुठलाही व्यवहार हा त्या ठिकाणी हा झालेला नाही. हे सर्व जो व्यवहार झाल्याचं दाखवल्या गेलं हे किती खोटं होतं यात आज सिद्ध झालं आहे. त्यामुळे नॅशनल हेराल्डची प्रॉपर्टी खूप आहे आणि नॅशनल हेराल्ड ही नॉन प्रॉफिट कंपनी जेव्हा ही अवसानात जाईल तेव्हा ही संपत्ती कोणालाही विकता येणार नाही. आज त्याचे सोनियाजी राहुलजी आज त्याचे विश्वस्त जरूर आहेत आज त्याच्या त्या बोर्डवर जरूर ते बोर्ड मेंबर आहेत मात्र यांना ही कोणाला विकताही येत नाही आणि जेव्हा अवसानात जाईल तेव्हा ही सगळं संपत्ती सरकार जमा करावी लागते. अशी स्पष्ट स्वरूपाची परिस्थिती असताना नॅशनल हेराल्डच्या नावाने खूप मोठा भ्रष्टाचार झाला आणि नॅशनल हेराल्डची खूप मोठी संपत्ती आहे याचा कांगावा करण्याचा हेतू काय होता तर न खाऊंगा न खाणे दूंगा हे सांगणाऱ्या नरेंद्र मोदी आता पैसे खात आणि पैसे खायला प्रोत्साहन देत सुटलेले आहेत. मात्र ही त्यांची असणारी घोषणा आहे की ती फसवी होती आणि चोर सोडून संन्याशाला कशी फाशी दिल्या जाते याचंही असणारं हे उदाहरण होतं आणि या उदाहरणातून यात कुठलंही काही तथ्य नसल्या कारणामुळे नुसतं नॅशनल हेराल्डचा भ्रष्टाचार म्हणून सोनियाजी आणि राहुलजींनी या संदर्भात जी जमानत घेतली होती कोर्टातून त्याचा वारंवार की तुमचं जमानत पे हो तुम्ही स्वतः आरोपी आहात याचा कांगावा करत असताना चारित्र्य हननाचा केलेला तो प्रयत्न होता. हा चारित्र्य हननाचा प्रयोग आणि चारित्र्य हनन करणे हेच भारतीय जनता पक्षाचं कॅरेक्टर आहे आणि ते कॅरेक्टर या प्रकरणातून पुन्हा एकदा जनतेच्या समोर आलेलं आहे. नैतिकता नावाचा जो विषय जर भाजपात शिल्लक असेल नरेंद्र मोदीमध्ये अमित शहामध्ये आणि संपूर्ण भाजपमध्ये शिल्लक असेल तर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी त्यांनी माफी मागितली पाहिजे. राजधर्म नावाचा देखील एक मुद्दा हा फार महत्त्वाचा आहे. अटल बिहारी वाजपेयी हे भारतीय जनता पक्षाचे होते मात्र या भारतीय संस्कृतीतला गांधी नेहरूंनी जो स्थापन केलेला राजधर्म आहे याची सौगात आणि याची वारंवार ते आठवण करून देत होते. आता त्याची आठवण त्यांच्याच अटल बिहारी वाजपेयींच्याच वक्तव्याची आठवण करून देत असताना नरेंद्र मोदींनी राजधर्म पाळावा व माफी मागावी अन्यथा खोटं बोलणारा खोट्याचा प्रचार प्रसार करणारा अधर्मी
म्हणून भारतीय जनता पक्ष आणि नरेंद्र मोदी अमित शहा यांचा उल्लेख हा इतिहास केल्याशिवाय राहणार नाही. दुसरीकडे महायुतीमध्ये नवाब मलिक यांना घेऊन भाजप आता राष्ट्रवादी अजित पवार यांच्या पक्षाला कुठेतरी लांब ठेवत आहे. अजित पवार यांच्या पक्षात जर नवाब मलिक असतील तर आम्ही त्याच्यासोबत युती करणार नाही असं भाजप म्हणतंय. नवाब मलिक हे जो अलायन्स पार्टनर आहे महायुतीचा, त्यातले ते एक आमदार आहेत, त्यांच्या कन्या देखील त्यात आमदार आहेत. आणि त्यातले घटक असताना तुम्हाला जर एवढीच स्वाभिमानाची जर खाज असेल तर आपण राज्य मंत्रिमंडळातून बाहेर पडा किंवा राज्य मंत्रिमंडळातून अजित पवारांना बाहेर काढा. अशा नुरा कुस्त्या ज्या आहेत या दाखवण्याचं भारतीय जनता पक्षानं बंद करावं. हिंमत असेल तर खरी कुस्ती खेळावी. वोट चोरीचा मुद्दा जो आहे तो मान्य करावा आणि बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्याव्यात. त्यांचे अजून एक मंत्री आहेत माणिकराव कोकाटे, यांच्या देखील अडचणीत वाढ झाली. त्यांची शिक्षा का कोर्टाने कायम ठेवली 2 वर्षांची. त्यांच्या अडचणीत वाढ नाही झाली तर त्यांना अजून कशी मदत करता येईल याच्याकरता आता नव्याने शोध हा सत्ताधारी हे कुठेतरी घेतील. कारण अडचणीत तर ते होते. संपूर्ण सरकारमध्ये अनेक मंत्री जे आहेत ते अडचणीत आहे. आता असे रमी बहादर जे आहेत यांना आता त्यांना पूर्ण वेळ रमी खेळण्याकरता मोकळीक न देता मंत्रालयात बसून विधान भवनात बसूनच आपण आपलं मनोरंजन करा, मात्र आम्ही तुम्हाला काढणार नाही असा जो स्टँड या देवेंद्र फडणवीसांचा जो आहे त्या स्टँडला आता अजून नवीन एक कारण ते शोधतील आणि त्यांना मंत्रिमंडळात पुन्हा ठेवतील. वास्तविक पाहता नाशिकच्या प्रकरणामध्ये 2 वर्षाच्या वरची शिक्षा झाल्यानंतर तातडीने 24 तासाच्या आत त्यांचं मंत्रिपद हे घालवायला पाहिजे होतं. त्यांची आमदारकी रद्द करायला पाहिजे होती, मात्र ती केली नाही. त्यांना मोकळीक दिली आणि अशी व्यवस्था केली की ते त्याच्यावर कुठेतरी स्थगनादेश आणतील. मात्र त्या स्थगनादेशामुळे काही दिवस जरूर निघाले असतील. मात्र आता पुन्हा कोर्टाने जो दिलेला आदेश आहे हे किती पण कोर्ट केले तरी हे फक्त आजचा दिवस उद्यावर ते टाकू शकतात. तर दुसरीकडे दुसरा न्याय राहुल गांधींना एका अत्यंत फसव्या आणि एका भ्रामक नामसामधर्म्य असल्याच्या नावाखाली एक शिक्षा झाली आणि ती शिक्षा झाल्यानंतर किती वेळ मिनिटात त्यांची खासदारकी रद्द झाली तर त्यांची 24 तासाच्या आत राहुल गांधींचं खासदारकी रद्द करण्यात आली आणि 48 तासाच्या आत त्यांचं 12 तुगलक लेन या ठिकाणचं निवासस्थान देखील खाली करून घेण्यात आलं. सुनील केदार साहेबांना शिक्षा झाल्या 24 तासात त्यांची आमदारकी रद्द झाली. आता एवढा नैतिकतेचा आव्हानाने देवेंद्र फडणवीस किती तासात या रमी बहादरांना मंत्रिमंडळाच्या आणि विधान भवनाच्या बाहेर काढतात हे बघणं औचित्याचं ठरेल. मात्र गुंडगिरी करणाऱ्यांना, कायदा मोडणाऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन हे या मंत्रिमंडळात आहे. त्यामुळे कायदा तोडणारे, कायदा मोडणारे आणि बेफाम बोलणारे असे वाचाळवीर यांच्या संरक्षणाकरताच हे मंत्रिमंडळ कार्यरत आहे. त्यामुळे आजच्या झालेल्या शिक्षेनंतरही पुन्हा सुप्रीम कोर्टामध्ये जाण्याची एक संधी दिला जाईल आणि पर्यायाने हे किती बेशरम आहेत हे वारंवार दाखवण्यामध्ये ते कुठेही कमी पडणार नाही. काय ना महानगरपालिका चुनाव को लेकर बैठकें जारी है, क्या फैसला हुआ है? कांग्रेस किनके साथ अलायंस करेगी, कहाँ का अलायंस करेगी? महानगरपालिकाओं का जो हमारा प्लानिंग है वो पूरा हो चुका है और उसको लागू करने के लिए कल से हमारी मीटिंग भी हो चुकी है और हमने भी इसके पूरे मैदान में पूरी ताकत से उतरने का पूरा पुरजोर कोशिश हम भी कर रहे हैं. अलायंस को लेके जो नगरपालिका नगर पंचायत में हमारी नीति थी कि राज्य लेवल पर कोई किसी प्रकार का अलायंस नहीं होगा. लोकल लेवल पर लोकल लीडरशिप और लोकल संगठन अलायंस को लेकर बातचीत करेगा. अलायंस में इंडिया अलायंस जो पार्टनर है उनके साथ वो बातचीत कर सकते हैं. उसके अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी, किसानों के संगठन और माधुरा जानकर जी की जो पार्टी उसके साथ भी वो बातचीत कर सकते हैं. ये उनको आज इस प्रकार से उनको सूचित किया गया है. इसके बावजूद किसी दल और किसी से यदि अलायंस करना है तो उसका प्रपोजल वो लेके आए. आने वाले 24-25 तारीख को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका फैसला करेगी. सर, दूसरा सवाल ये है, जिस प्रकार से शिवसेना और एमएनएस के अलायंस की बात चल रही थी, एक प्रकार से संजय राउत कांग्रेस पे तर्क करते हुए जिस प्रकार से बयान दे रहे कि बिहार चुनाव में कांग्रेस कैसे जवाब देगी संजय राउत को, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रति टिप्पणी कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है. बहुत धूप छाव का खेल कांग्रेस पार्टी ने देखा है और ऐसे चलते हुए एक बिहार का भी एक पड़ाव है. उस पड़ाव को लेकर
कोई पार्टी का ना चरित्र बदलता है, ना उसका अंदाज बदलता है, ना उसकी विचारधारा बदलती है। तो मैं इतना ही उसमें कहना चाहूँगा कि कांग्रेस जो है एक वैचारिक लड़ाई लड़ने वाला दल है और हम हमारी जिम्मेदारी ये करते आगे भी लेके जाते रहेंगे। कोई छोटे पड़ाव के लिए सोचने वाला हमारा दल नहीं। बस मैं इतना ही इसके ऊपर कहना चाहूँगा। अब सर अलायंस की बात करें, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है सोलो अकेले चुनाव लड़ी। अब चुनाव के बाद क्या कांग्रेस जब महानगर पालिका का जब फैसला आएगा क्या उसके बाद कुछ विचार होगा कि एमपी के साथ सूचना इनके साथ जाने का? मूलतः वैचारिक संघर्ष जो है वो कांग्रेस का की एक पहचान है और कांग्रेस का वो काम है, और उस काम को और अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए हमें सत्ता की जरूरत होती है। और मूलतः वैचारिक जो प्रवाह है और विचारधारा जो है हमारे लिए सब सर्वतोपरि है। हम उसके संरक्षण संवर्धन के लिए प्रयासरत रहेंगे, ना कि सत्ता के लिए। दोनों ठाकरे भाई जो है वो अलायंस करने लगभग सहमति बन गई है। 1-2 दिन में उनकी एक गठबंधन की घोषणा भी हो जाएगी। तो आप कैसे देखते हैं, क्या इसका कांग्रेस को नुकसान होगा, फायदा होगा, कैसे आप देखते हैं? फायदे नुकसान करने के लिए राजनीति कोई ये दुकान नहीं है। ये राजनीति जो है ये एक विचारधारा है और राजनीतिक वैचारिक लड़ाई लड़ने वाली एक बात है। इसलिए फायदा नुकसान की बात में हम इत्तेफाक नहीं रखते। और अन्य सभी दल है, सभी दल को अपना अलायंस करने का, अपनी राजनीति तय करने का अधिकार है। उसके तरह से कोई किसके साथ अलायंस यदि करता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति या उसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। अजित पवार की एनसीपी को साथ में ले रही शिवसेना और बीजेपी। तो हर कोई दल है, हर दल की एक खुद का उनका आइन होता है, खुद का संविधान होता है, और उसके हिसाब से उनको काम करने की आज़ादी वो करते रहेंगे। नवाब मलिक को लेकर उनका विरोध है। नवाब मलिक जी को विरोध है तो नवाब मलिक जी, उनकी बेटी जो विधायक है, ये सत्ता के भीतर सम्मिलित है। यदि इतना ही उनको स्वाभिमान की सौगात वो हमेशा देते रहते हैं तो उनकी यदि हिम्मत है तो अजित पवार के पूरे गठ को अपने अलायंस से, मंत्रिमंडल से बाहर निकाल के दिखाए, तब जाके इस पर कोई टिप्पणी करे। राज्य सरकार के लिए एक बात और मुंबई में वोट मांगते समय दूसरी बात, ऐसी दोगलापन जो उनका है, वो दोगलापन जो है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मुंबई के बाहर अगर बात करें तो अन्य महानगर पालिकाओं में क्या महान एमबीए साथ में लड़ पाएगी या फिर और साथी दल साथ में लड़ जाएंगे? देखो, वहाँ कुछ जगह हम अकेले ही चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ जगह हम अलायंस पार्टनर के साथ भी जा सकते हैं। आने वाले स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद ये चित्र स्पष्ट होगा। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जिस प्रकार से आज कोर्ट ने फटकार एक प्रकार से दिल्ली सरकार के ऊपर फटकार लगाई, कैसे जवाब देगी कांग्रेस? ये आज जो फटकार लगाई है और आज जो मामला पूरा तरीके से जो खारिज किया है, उसकी पार्श्वभूमि क्या है, उसका क्या बैकग्राउंड है, आखिर नेशनल हेराल्ड क्या है? तो नेशनल हेराल्ड एक आज़ादी के पहले, एक आज़ादी के बाद भारत कैसे होगा, भारत का आइन कैसे बनेगा, समाजवाद क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, समता क्या है, बंधुता क्या है, जो कांग्रेस आज विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ साथ देश आगे कैसे ले जाना है और आज़ादी स्वराज कैसे हासिल करना है, इसका सारा चिट्ठा लोगों के बीच में साझा करने का एक मंच नेशनल हेराल्ड नाम का एक अखबार किया करता था। और नेशनल हेराल्ड अखबार के माध्यम से उस वक्त अंग्रेज़ों के अन्याय, जुल्म और कांग्रेस की विचारधारा और आज़ादी का जो सपना था वो लोगों के सामने लेके जाने का काम नेशनल हेराल्ड अखबार के माध्यम से हो रहा था। ये कंपनी किसने स्थापित की? तो ये नॉन प्रॉफिट कंपनी, और इस नॉन प्रॉफिट कंपनी आज़ाद स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने, तमाम स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने अपनी पूंजी से इस फर्म को, इस कंपनी को बनाया था। और ये कंपनी जो है ये फलती फूलती रही, आज़ादी भी उसके बाद में ही। नेशनल हेराल्ड को लोग खूब पढ़ा भी करते थे। जाहिर है कि नेशनल हेराल्ड देश में अलग अलग जगह छपता था, इसलिए अलग अलग जगह उसकी ज़मीन भी थी, जैसे मुंबई में थी, दिल्ली में है, और समय के साथ साथ उसके दाम भी जो ज़मीन के जो है वो बढ़ रहे थे। ये सब चलते हुए कुछ दिनों के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य मीडिया का चित्र बदलने के बाद प्रिंट मीडिया पर जो एक आपदा आई थी, उस आपदा में नेशनल हेराल्ड जो है इसके रिसोर्स, इसको चलना थोड़ा कठिनाई आ रही थी। और वहाँ के जो पत्रकार जो थे, वहाँ के एम्प्लॉय जो थे, उनके बहुत लंबे समय से उनकी तनख्वाह नहीं मिली थी। और ये तनख्वाह देने के लिए जो एआईसीसी की तरफ से जो पैसा लिया था, जो कर्ज स्वरूप में लिया था, और वो पैसा लेके क्या किया, उस पैसे से कोई विदेशी यात्रा नहीं हुई, उस पैसे से अन्य कोई खरीद का काम नहीं हुआ। एआईसीसी जो पैसा लिया था उसको लेकर वो सारे लोगों के जो थके हुए जो बिल थे, वो सारा जो पैसा था वो दिया गया, और यथावकाश जो पैसे जो कर्ज स्वरूप के थे वो वापस दिया गया।
तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन जो है, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं था, एक दो संस्थाओं के बीच का एक लेन देन था जिसमें कहीं मुनाफाखोरी का काम नहीं, मामला नहीं था। मगर इस सारे पूरे घटना को इस प्रकार से वहां पर लाया गया ईडी के माध्यम से कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है या घपला हुआ है, और घपले को दिखाने के लिए जो नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है उसकी जो प्राइस है, उसकी जो रकम है, वो जो बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत को बताया जा रहा था। और ये सारे का कुल मिला के भ्रष्टाचार हुआ ऐसा बताने का एक प्रोपोगंडा, एक ग्लोबल नीति का इस्तेमाल ये नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक वो करते रहे। वास्तव में ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इसका कोई डिविडेंड जो है वो डिविडेंड किसी को मिलता नहीं है, इसका ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई तनख्वाह मिलती है, ना उनका कोई ऑनरेरियम है, ना जो शेयर होल्डर उनको कोई मिलता है। तो ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, और नॉन प्रॉफिट कंपनी जिस दिन ये खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी, उस दिन ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो सरकार को जमा करना पड़ती है, ऐसा कंपनी एक्ट बताता है। इतना साफ मामला होने के बावजूद केवल और केवल चारित्र हनन के लिए ये नेशनल हेराल्ड का जो है ये मामला, बीजेपी ने एक झूठा मामला खड़ा किया था, आज झूठ और सच साबित हुआ। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राजधर्म नाम का एक कर्तव्य होता है, और इस राजधर्म का पालन करते हुए नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये सोनिया जी और राहुल गांधी की माफ़ी मांगे, और इस प्रकार से घिनौनी हरकत उन्होंने करी है, इसलिए उन्होंने शर्मिंदा होने की भी आज ज़रूरत है। इतना मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा। मनरेगा को लेकर सरकार ने जिस प्रकार से गांधी जी का नाम हटाया, उसकी जगह भारत विकसित राम जी इस तरह से रखा गया, कैसे देखते सरकार के फैसले? मुंह में राम और बगल में छुरी, ये भारतीय जनता पार्टी का किरदार फिर से एक बार उभर के आया है। आरएसएस को 100 साल जब पूरे हुए तो नागपुर में महात्मा गांधी के पुतले के समक्ष खड़ा रहते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक तरफ मानवंदना का स्वीकार किया, महात्मा गांधी जी को फूल माला अर्पण की, उनके चरणों पर वो वहाँ शरण गए। एक तरफ इस प्रकार से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को गांधी से जुड़ाना चाहती है, और दूसरी तरफ जो मनरेगा नाम की एक विश्व को जिसे एक आदर्श लेते हुए जो काम किया था, उस योजना का नाम बदलने के लिए वो निकली है। मैं इसके चलते ये भी आपको बता दूं कि ये 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब पंतप्रधान बनकर उनका पहला भाषण जब लोकसभा में हुआ तो उन्होंने मनरेगा कितना फेलिवर योजना है और ये कितनी बुरी योजना है, और लोगों को आप गड्ढे खोदने के लिए कहते हो, आज भारत कहाँ जाइए था, ये कहते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि ये योजना कांग्रेस के नाकामयाबी का एक स्मारक है और मैं इसको बंद नहीं होने दूंगा। तो एक तरफ आप कांग्रेस को कोसते हुए इस योजना को लेकर आप टीका टिप्पणी करते हो, दूसरी तरफ गांधी को अभिवादन करते हो, मगर ये योजना ही रोजगार की गारंटी वाली काम करने वाला है। देखने के बाद 12 साल के बाद भी नरेंद्र मोदी आज उसी स्कीम को ये आगे लेके जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनका दोगलापन और उनके चरित्र का जो विरोधाभास है वो दर्शाता है। बहरहाल बापू जो नाम दिया है वो बापू कौन से है, क्योंकि आसाराम बापू के और नरेंद्र मोदी जी के भी बहुत घनिष्ठ संबंध थे, वो हाथों में हाथ लेके वो झूमते भी थे। आज वो जेल में चले गए तो आसाराम बापू की याद में उनको याद करते हुए, उनको मिस करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ये बापू नाम तो नहीं रखा। ये आशंका मैं इस मौके पे पैदा करता हूँ। जिस प्रकार से 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार लगातार कभी शहर के नाम, कभी जिले के नाम या नाम स्कीम्स बदलते हैं, क्या सरकार बीजेपी की नीति नाम बदलने को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ये गेम चेंजर नहीं, ये नेम चेंजर है, और वो नेम चेंज करने का खेल खेल रहे हैं। एक और सवाल सर, आपके ही अलायंस पार्टनर में इंडिया गठबंधन में प्रिया सुले हो या अमर अब्दुल्ला हो, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने वोट चोरी की स्थिति की बात करी या ईवीएम मशीन की बात करी, ये लगातार राहुल गांधी आरोप करते आए, लेकिन प्रिया सुले ने साफ पार्लियामेंट में कहा कि वो ईवीएम से ही जीतते आई, तो ईवीएम का सवाल हालांकि नहीं उठा पाई, उठा सकती। वहीं अमर अब्दुल्ला ने, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने दावा किया है कि ये कांग्रेस का एजेंडा है वोट चोरी। कैसे गांधी नहीं, कांग्रेस का एजेंडा है ही, ये गणतंत्र का एजेंडा है, और कांग्रेस ने जरूर इसकी सौगात लगाई होगी। सवाल सुनिए, वो कह रहे कांग्रेस का एजेंडा है ना कि इंडिया अलायंस का। वो उनकी राय हो सकती है, और हम भी कोई इसको लेकर ये इंडिया अलायंस का ही एजेंडा है इस प्रकार से कोई इसमें मुद्दा लेकर आगे नहीं चल रही। ये वास्तव में ये इंडिया अलायंस का और यूपीए एनडीए से बहुत ऊपर का मुद्दा है, और ये भारत के गणतंत्र का, भारत की जो डेमोक्रेसी है उस पर का ये सवाल है, और ये केवल कांग्रेस का नहीं है, तमाम नागरिकों का
ये मुद्दा है और तमाम नागरिकों ने इस मुद्दे पर ध्यान डालते हुए इस पर एक आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, ऐसा हम मानते हैं। सर, माणिकराव कोकाटे की सजा सत्र न्यायालय ने बरकरार रखी है, कैसे देखते हैं और क्या इनकी स्थिति की मांग कर रहे हैं? महाराष्ट्र के एक मंत्री जो विधान भवन में रमी खेलते हुए पाए गए थे, उनके बहुत सारे वैसे कारनामे हैं, मगर एक कारनामा ऐसा था कि झूठे फर्जीनामे हलफनामे दायर करने के कारण उनको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई थी और उनकी सज़ा के बाद उनको बचाने का पुरजोर प्रयास ये महाराष्ट्र सरकार ने किया। राहुल गांधी को एक घटना में कि मोदी नाम का सारदम्य जो था उसको लेकर जो सजा हुई थी, 24 घंटे के अंदर उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो था, सांसद सदस्य पद खारिज कर दिया था। 48 घंटे के अंदर उनका जो घर था भारत तुगलक लेन का, उसको खाली कर दिया था। मगर कोकाटे जैसे तमाम जो लोग हैं, उन लोगों को जो बचाया जा रहा था उसका एक नमूना है आज। और उनकी जो सजा थी वो सजा आज बरकरार रखी गई है। बहरहाल अब कितने घंटे में न खाऊंगा न खाने दूंगा बात बताने वाले देवेंद्र फडणवीस उनको उनका सदस्यत्व, विधानसभा सदस्यत्व रद्द करते हैं, ये देखने की बारी अब आ चुकी है। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो महाराष्ट्र के वास्तव में मुख्यमंत्री है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस शैडो मुख्यमंत्री है, वो कितने दिनों में उन मंत्रियों का जो क्वार्टर है, निवास स्थान है, वो खाली करवाते हैं, देखने की अभी समय आ चुका है। थँक यू। तुम्ही आम्हाला साथ द्या।